पहले दोस्तों हम जब पॉलिटी जो खत्म कर चुके हैं, अब पॉलिटी को और समथिंग बाई एक भारत का संविधान है जिसके मैप के द्वारा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों पता चले भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और नीति संविधान है। इसके अलावा हमारा जो संविधान जो है वो लिखा है जो गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को जो 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके हेड जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अलावा टीएमसी जो थे वो एक कांग्रेस नेता थे। दोस्तों पूछा था कौन से कांग्रेस नेता थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर दोस्तों कांग्रेस नेता थे। तो दोस्तों इसके अंदर सारी चीज़ें देखिए मैप से हमें पता होना चाहिए। तो इसमें सारी चीज़ 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान जो है कंप्लीट हो गया था दोस्तों। इसके अलावा हमने जो है इसे एडॉप्ट कर लिया था हमारी इंडिपेंडेंस डे के टाइम। दोस्तों बात किया है जब हमारा संविधान बना था तो 395 आर्टिकल थे, उस वक्त जो 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे दोस्तों। अभी आज डेट में 465 आर्टिकल हैं और आपके 12 शेड्यूल हैं और इसके अलावा दोस्तों 25 जो है दोस्तों पार्ट्स हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भाग ए की, पार्ट ए की, जिसमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये जो पार्ट ए जो है ये सिटीजन यूनियन दोस्तों, पार्ट फर्स्ट जो है तो इंडिया एंड यूनियन है और इंडिया का जो नाम है वो इंडिया या भारत के नाम से बुलाया जाता है। सन का नाम बोला क्षेत्र दोस्तों। इसके अंदर जो है लेट है जो इसके अंदर आर्टिकल 3 है दोस्तों। जम्मू कश्मीर जो है पहले स्टेट था, तो इसकी जो पावर होती है किसके पास होती है, लोकसभा के पास पावर होती है। वो जो है स्टेट को जो है यूनियन टेरिटरी चेंज कर सकता है और वो उसके लिए जो राज्य विधानसभा जो है माननीय व्यक्ति को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते अपने हिसाब से जो है वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है दोस्तों। तो भाग 1 क्या है, इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। भाग सेकंड क्या, नागरिकता, सिटीजनशिप जो आर्टिकल 5 से 11 है दोस्तों। इसके अलावा क्या फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर 33 तक फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 ये सब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मूल अधिकार जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए मूल अधिकार में कहाँ से लिए, हमने यूएसए से लिए दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो है यूएस में से। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 में क्या क्या है परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 13 क्या है, 13 बताता है कि जुडिशियल रिव्यू, यदि हमारे कोई संविधान में हमारे मूल अधिकारों से छिड़वाड़ होता है तो हम आया में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 14 जो है 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें कि विधि के समान समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हमें रेस, रिलीजन, कास्ट के आधार पर दोस्तों। तो हमारा धर्म, हमारा कौन सा रिलीजन है, कास्ट या सेक्स के आधार पर हमें क्या असंगत नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत, यदि आप किसी को छूने के बाद कुछ कमेंट करते हैं उसे छूंगा नहीं कि ये हमारे शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइबल्स का है, तो आपको उस केस में सजा हो सकती है दोस्तों। आर्टिकल 18 क्या कहता है, तो कोई टाइटल नहीं है दोस्तों, कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं हमारा सबसे बड़ा जो है अवार्ड जो है वो जो है पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न जो ये हमारे अवार्ड है, हमारे टाइटल नहीं दोस्तों पता होना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद जो आता है वो आता है स्वतंत्रता का, आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, जिसमें आर्टिकल 19 हमारा ये कहता है राइट टू फ्रीडम, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं दोस्तों, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है कि हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जो पुलिस जो है दोस्तों अपराधी की दोषी स्थिति के संबंध में सुरक्षित दोस्तों, यदि कोई पुलिस जो पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष में क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 20 कहता है दोस्तों। एक चीज़ आपको बताता है, इमरजेंसी दोस्तों जब लागू होती है देश के अंदर तो सारे जो है आर्टिकल मूल हमारे फंडामेंटल राइट में कैंसिल हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो कैंसिल नहीं होता। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनैलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्राण इंद्रिय स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 220 में क्या कहता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14।
मतलब सभी को जो शिक्षा का अधिकार प्राप्त है 6 से लेकर 14 साल तक दोस्तों। ये आर्टिकल 21 ये कहता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधों से सुरक्षित। दोस्तों यदि पुलिस यदि कोई एक अपराध किया तो उसी अपराध से लेकर उसे सजा मिलेगी, ये नहीं है कि उसने अपराध को दूसरा किया सजा को दूसरी मिल जाएगी। इसके अलावा क्या 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा जो गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी जो हुई है तो बताना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको मनमानी चल रही किसी गिरफ्तार करके ले गए। दोस्तों इसके बाद आते हैं आर्टिकल 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। आर्टिकल 23 कहता है कहीं पर भी ह्यूमन का गलत इस्तेमाल ना हो फोर्स लेबर के लिए, या कहीं पर भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो किसका, ह्यूमंस का। तो ये आर्टिकल 23 कहता है। मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिशत। आर्टिकल 24 क्या कहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उन्हें जो है फैक्ट्रियों में या बेस में काम करने के लिए मना कर रखी है। जैसे बहुत सारी कंपनियों में लिख दिया जाता है कि यहाँ 18 वर्ष से या 14 वर्ष से कम बच्चे काम करना निषेध है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 23 और 24। दोस्तों इसके बाद राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। दोस्तों तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है कि जो सरदार जो पगड़ी मानते हैं या सरदार भाई जो हमारे अपने साथ में एक कपाल लेके चलते हैं, तो आर्टिकल 25 जो है स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म के हो तो किसी भी अपना कल्चर अपनाएंगे, अपनी हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो होते हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो है वो उर्दू पढ़ते हैं, हमारे सिख भाई जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। दोस्तों इसके अलावा क्रिश्चियन जो बाइबल पढ़ते हैं, तो उन्हें स्वतंत्रता है किसकी, आज़ादी, क्या अपने रिलीजन के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। आर्टिकल 1930 जो है ये जो रिलेटेड है, आर्टिकल 1930 है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों ये आर्टिकल 29 जो है ये माइनॉरिटी की लैंग्वेज के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, कल्चरल के लिए। और आर्टिकल 30 जो है दोस्तों वो जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए। दोस्तों जैसा आप सबको पता हो हमारे देश के अंदर संस्कृत पढ़ाई जाती है बहुत सारे स्कूलों में, और बहुत सारे जगह पे मदरसा में उन्हें शिक्षित किया जाता है। जो उनकी लोकल जो लैंग्वेज है या फिर जिसमें पढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 32 की। दोस्तों आर्टिकल 32 क्या हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है कि हमारे जो मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिला याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों। और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अंदर बताते हैं जिसमें हम रिट्स जारी कर सकते हैं। पहली जो रिट्स होती है हैवी कॉर्पस होती है टू हैव ए बॉडी ऑफ, जिसमें क्या होता है जो अधिकारी होते हैं उन्हें उसकी बॉडी मतलब उन्हें जो है न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है दोस्तों। दूसरी जो होती है उसे प्रोहिबिटेशन बोलते हैं, टू फॉरबिड मना करना। तीसरी जो होती है सेरेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं, टू बी इन्फॉर्म व्हाट इज योर अथॉरिटी, जो पब्लिक का जो अधिकारी है उसकी अथॉरिटी क्या है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। ये यूपीपीसीएस के प्री 2019 में सारे जो आर्टिकल 32 रिट्स जो पूछे गए थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पार्ट 4 की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो जो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के अंदर लागू क्यों एक स्टेट के अंदर, उस स्टेट का नाम है गोवा। और आर्टिकल इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का संगठन ये पूछा जाता है। ग्राम पंचायत जो सबसे पहली होती है नागौर की ग्राम पंचायत है जो कि राजस्थान के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण करना और राष्ट्र महत्व के स्मारक स्थानों इन सबका निरीक्षण करना हम सबकी क्या है, हमारी ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी जो है ये ली गई है आयरलैंड से दोस्तों। ये पूछा जाता है कि डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी कहाँ से आयरलैंड से। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने यूएसएसआर से लिए हैं जैसे आज के टाइम रशिया बोलते हैं आर्टिकल 51 ये है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से 151। तो दोस्तों इसमें 52 जो कहता है हमारे देश के अंदर जो चुनाव लड़े जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वो जो है सारे जो है राज्य का प्रमुख होता है। वो क्या होता है उसके नाम से ही देश का संचालन होता है दोस्तों। इसकी नियुक्ति जो है वो सीजे कराता है, ये अपना त्याग पत्र जो है वो जो है 22% को देता है दोस्तों। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि इसकी एज 35 साल होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसका जो पर्सन जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो लोकसभा मेंबर की तरह होनी चाहिए। और
कोई इसने पद धारण किया हो जिसके उसके ऊपर लालच का कोई पद धारण किया हो उसको। इसके अलावा रिमूवल करने के लिए, हटाने के लिए जो प्रेसिडेंट को जो है क्या करना पड़ता है, लोकसभा के अंदर 2/3 का बहुमत पास कराना पड़ता है। 14 दिन पहले, उससे पहले बताना पड़ता है राष्ट्रपति को आपके खिलाफ ये अभियोग चलने वाला। दोस्तों इसके बाद बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। एक कैग की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है दोस्तों। इसके अलावा जो सैन्य जो इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता है, गवर्नर की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है दोस्तों। इसका कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, प्राइम मिनिस्टर जब वो शपथ दिलाता है दोस्तों ये। तो इसकी बहुत सारी शक्तियाँ दोस्तों। इसके अलावा जो है हमारे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के जितने भी चीफ होते हैं, उन सबकी नियुक्ति जो यही करता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी पावर होती है। इन पर आर्टिकल 72 क्षमा कर सकता है, किसी की भी सजा को कम कर सकता है और किसी की मृत्युदंड को क्षमा भी कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा उनमें जो शक्ति होती है, आर्टिकल 112 संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। राष्ट्रपति जो है वो जो है सरकार से जो क्या करता है, विचार विमर्श कर सकता है, इसके पास ये भी शक्ति है। इसके अलावा दोस्तों क्या पॉकेट वीटो होता है, तो पॉकेट वीटो का अभी तक केवल एक प्रेसिडेंट है, ज्ञानी जेल सिंह ने इस्तेमाल किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट के लिए दोस्तों। तो बहुत सारी शक्तियाँ दोस्तों। इसके अलावा इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी दोस्तों देश के अंदर किसके द्वारा लगाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। खत्म किसके द्वारा कहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो अभी जो पहली इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी दोस्तों वो 3 बार लग चुकी है। एक बार इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, उसके 1971 इंडिया पाकिस्तान का वॉर। इसके बाद जो दोस्तों थर्ड में लगी थी 1975, जहाँ पर देश के अंदर थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया था, पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ था दोस्तों। तो उसके लिए क्या इमरजेंसी लगाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में लिखित चाहिए होता है, किससे, कैबिनेट से जो लिखित परामर्श चाहिए होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या इमरजेंसी लगने के बाद 1 महीने के अंदर दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। इमरजेंसी 6 मंथ के लिए लगाई जा सकती है दोस्तों। इसके बाद करते हैं स्टेट इमरजेंसी दोस्तों। स्टेट में सबसे पहले 1991 पंजाब में लगाई जा चुकी है, सबसे पहले जो लगी है कहाँ लगी है, पंजाब में। इसके लिए क्या होता है, जो अपना जो गवर्नर जो होता है रिपोर्ट देता है, और जो इमरजेंसी लगती है स्टेट के अंदर लास्ट ऑप्शन होता है, जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी दोस्तों लगाई जाती है दोस्तों। थर्ड जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। ये जो है राष्ट्रपति अपने हिसाब से लगा सकता है, डिपेंड करती है उसके ऊपर दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करते हैं किसकी, उपराष्ट्रपति की। तो हाँ दोस्तों, चयन जो होता है राष्ट्रपति का, उसमें क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के। इसके अलावा जो मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर जो है भाग नहीं ले सकते दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी के जो मेंबर होते हैं वो भी वोट डालते हैं किसके में, राष्ट्रपति के में। उपराष्ट्रपति दोस्तों जो होता है वो राज्यसभा का जो है मतलब राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों। जो उसके सैलरी जो मिलती है वो 22% की नहीं मिलती, वो उसे सैलरी जो मिलती है राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है दोस्तों। राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है 5 लाख है दोस्तों, अभी उपराष्ट्रपति की सैलरी जो है 4 लाख है दोस्तों। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की जो चुना जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा पर राज्यसभा के भाग लेते हैं इसमें। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई लेना देना नहीं दोस्तों इसमें। इसके अलावा दोस्तों पता होना चाहिए ये अपना जो है कार्यालय 5 वर्ष रहता है, 35 साल तक उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और कोई वैसा पद इसने धारण नहीं किया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 में क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है राष्ट्रपति जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्हें अपॉइंट करता है दोस्तों। इसके अलावा क्या कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो एडवाइस दे सकते हैं किसे, आर्टिकल 143 किसे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिनिस्टर की 3 तरह के रैंक होती है। कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो कि सारा सरकार का काम देखते हैं, जो कि सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं लगभग हर पार्टी के, जैसे अगर अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, या फिर जो है अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, जो ये सारे क्या कैबिनेट मिनिस्टर है दोस्तों। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं कि लोअर रैंक होती है, जब उन्हें बुलाया जाता है तभी ये क्या होते हैं, सहायता करते हैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर की। जब उन्हें बुलाया जाता है तभी जो है
मीटिंग अटेंड करने जाते हैं दोस्तों। तीसरे जो होते हैं वो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इन्हें किसी भी मीटिंग के लिए बुलाया नहीं जाता दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए कैबिनेट मिनिस्टर की बात। अब हम बात करते हैं संसद के अधिकारी दोस्तों। संसद के अधिकारी जो हम तीन होते हैं। लोकसभा का अधिकारी, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो कि ओम बिरला जो बिलोंग करते हैं राजस्थान के कोटा से। एक जो है इसका जो संसद के अधिकारी पीठासीन अधिकारी में दूसरा जो रैंक आता है वो डिप्टी स्पीकर की आती है लोकसभा की, जो कि एम करोड़कर के हैं। और तीसरी जो रैंक आती है राज्यसभा का उपसभापति, जो कि हरिवंश नारायण सिंह है, जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो इनकी भी क्या शक्तियाँ होती हैं, जब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो संयुक्त बैठक प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वो उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है संयुक्त बैठक का दोस्तों। यदि एब्सेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, डिप्टी स्पीकर जो है वो जो है उसके मीटिंग का जो हेड होता है वो भी यदि एब्सेंट होता है, राज्यसभा का उपसभापति दोस्तों हेड होता है दोस्तों। इनका चयन जो होता है लोकसभा का जो है ये इन्हें अलग से शपथ दिलाई जाती है। जिसकी मेजोरिटी होती है लोकसभा के अंदर वो जो है लोकसभा स्पीकर बन जाता है दोस्तों। इसकी इक्वल पावर हो जाती है सीजीआई को दोस्तों इक्वल। इसके अलावा दोस्तों क्या मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है केवल लोकसभा के अंदर, और फाइनेंस बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है केवल लोकसभा के अंदर दोस्तों। इसके अलावा अभी तक जो है 3 बार जो संयुक्त बैठक हो चुकी है। पहली जो हुई है वो दहेज प्रथा पर 1960 के अंदर, दूसरी जो हुई है वो बैंकिंग से रिलेटेड 1966 के अंदर, और थर्ड जो हुई है अभी तक संयुक्त बैठक जो हुई है वो आतंकवाद के विरोध हुई है 2002 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी में। संयुक्त बैठक कब नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों, या तो मनी बिल हो या फाइनेंस बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो, इनमें जो है संयुक्त बैठक दोस्तों नहीं बुलाई जा सकती। इसके बाद दोस्तों हमारा सारा ये खत्म होता है। इसके बाद जो है हम चलते हैं राज्य की ओर दोस्तों। राज्य में जो रहता है गवर्नर जो होता है अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर जो है अपॉइंट करता है किसी एडवोकेट जनरल को, जो इक्वलेंट होता है किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, जो कि स्टेट के लिए जो है वो जो है जुडिशरी सिस्टम में जाके जो है लड़ता है दोस्तों। स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकता दोस्तों। इसके अलावा ये जो पीसीएस के जो अधिकारी होते हैं, पीएससी को जो अधिकारी होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है उन्हें। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसकी शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दोस्तों शपथ दिलाता है। राज्यपाल जो एक से अधिक स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, जैसे आनंदीबेन पटेल है यूपी की भी है गवर्नर, और मध्य प्रदेश की भी एडिशनल चार्ज दोस्तों होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम की दोस्तों। हमारे जो होते हैं जज जो होते हैं, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जजेस में इंक्लूड सीजीआई। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। इसके अलावा इन्हें अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है अदर जज को किससे परामर्श लेना पड़ता है, सीजीआई से दोस्तों। इसके अलावा क्या सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, प्रैक्टिस कीजिए 5 साल के हाई कोर्ट के जज हो या 10 साल के एडवोकेट हो हाई कोर्ट के अंदर। इसके बाद दोस्तों एज के बारे में कोई नहीं बता रखा है। इन्हें हटाने के लिए भी क्या सिस्टम है, हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ती है। 2/3 बहुमत से जो पास होना चाहिए दोनों सदन के अंदर, उसके बाद इन्हें हटाया जाता है। 14 दिन पहले इन्हें जो नोटिस देना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा 65 साल तक अपने दायित्व पे बन सकते हैं, 65 साल या फिर 65 साल की दोस्तों अभी तक डिफाइंड है। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का हर स्टेट में होता है, बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि एक ही हाई कोर्ट से 2 स्टेटों का संचालन होना। अभी हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको भी जो है अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो हमारा है ये सारा दोस्तों लगभग खत्म है। इसका इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 जो है ये भी अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और पहले जो हमारे इलेक्शन कमीशन थे हीरालाल जी कनरिया करके थे, पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये सारे दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या देखिए, अनुसूचित जाति। पहली सूची जो है वो बताती है कि राज्य हमारे यहाँ 29 है, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ 7 है दोस्तों। पुराना ये तो संशोधित करना बोले केंद्र। दूसरी अनुसूचित बताती है हमारे विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन को। तीसरी शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में दोस्तों ये पता होना चाहिए, सारी समितियाँ और कहाँ से। हाँ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, देखो कहाँ से
कौन सा लिया गया? ब्रिटिश शासन से हमने राष्ट्रपति लिया है, मंत्रियों का मंत्रिपरिषद लिया दोस्तों, प्रधानमंत्री, संसदीय सरकार, दोनों सदनों वाले सदन, निचले सदन को उच्चाधिकार, निचले सदन हेतु उत्तरदायी मंत्रिपरिषद, लोकसभा का अध्यक्ष और एकल नागरिकता है। और अमेरिका संघ ने क्या लिया है? एक तो लिखित संविधान लिया है, राष्ट्रपति लिया, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों का प्रावधान, निर्णय एवं न्यायिक समीक्षा को स्वतंत्रता प्रस्ताव होना दोस्तों। आईएनए से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। कनाडा से लिया है हमने सेंट्रल स्टेट विद रिलेशन, ऑस्ट्रेलिया से लिया कॉन्करेंट लिस्ट, जर्मनी से लिया आपातकालीन, सुविधा फंडामेंटल राइट, फ्रांस से लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने राज्यसभा सदस्य।